अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? जी, आफ्टर अ लॉन्ग 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 वीकेंड हम आपके साथ हाजिर हैं। काफ़ी लंबा वीकेंड था क्योंकि मुहर्रम की छुट्टियां भी साथ आ गई और साथ में सैटरडे संडे भी आ गया। और जब इस तरह से हॉलीडेज़ में वो इजाफा हो जाता है ना, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बच्चों की तो ऑलरेडी वकेशंस चल रही थी, लेकिन बड़ों की जब वकेशंस हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ट्रिप पे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में निकल जाते हैं। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले गए और कुछ हादसात भी हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा दिल दुखाया। और वो रीज़न्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होती है वो होती है थोड़ी सी बेएहतियाती की। वो प्लीज़ मत किया करें ताकि किसी बड़े हादसे से बच पाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ट्रैवल कर रहे हैं वकेशंस में, जहाँ कहीं भी हैं अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली सबका दिल चाहता है कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ, लेकिन वहाँ पर ट्रैवलिंग की कुछ जो है ना एहतियाती तदाबीर होती है। वहाँ की ट्रैवलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहाँ की ड्राइविंग डिफरेंट होती है। इन चीज़ों को ज़रूर समझ कर जाएँ, कौन सी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर ड्राइव करनी है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। बढ़ते हैं जी अपने सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। और हुकूमत ने पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में जो रद्दोबदल कर दिया है उसके हवाले से हमें आज रिपोर्ट शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने जैसे ओकेशन की बात की, बड़ा मूड है जाने का, लेकिन क्या करें, काम ही आता है तो निकल नहीं पाते। जैसे मैम आपने लीवी नहीं, की आप बात की आप तो आप आप काम पे आप देखिए कहीं से भी ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन जो है वो फैसिलिटेट कर दिया गया है। आप ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इतना मैटर नहीं है, आप भी इंजॉय करें। मैम बिल्कुल दिल करता है, लेकिन जो हमारे चीफ रिपोर्टर साहब हैं उनकी तरफ से हमें इजाजत नहीं मिलती, तो इस वजह से फिर हम भी थोड़े से गमगीन हो जाते हैं। खैर मैम, जैसे आपने लीवी की बात की, गुज़िश्ता 3 जो मंथ गुजरे हैं उसमें रिकॉर्ड इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हुई हैं। उसके बावजूद लीवी में इजाफा समझ से बालातर है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहले तो जो वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक, उनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज ही एक स्टेटमेंट आई कि हम ईरान से सस्ती गैस और तेल पे गौर फिक्र कर रहे हैं खरीदने के लिए। तो क्या अब उनको गौर फिक्र करना याद आया? और दूसरा पॉइंट ये था, जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी तो उस वक्त हमारे वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम जो अली परवेज मलिक हैं, उनकी यही स्टेटमेंट थी कि जी इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कशीदगी बढ़ रही है। अदर देन कंपेयर टू हम जब नेबर कंट्रीज को देखते हैं तो उनकी आबादी लगभग 150 अरब आबादी है उनकी, तो हम 24, 25, 26 करोड़ आबादी पे हमारा ऑयल की प्राइसेस 460 तक गई और अभी भी 300 तक है, और उसमें लीवी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। 1000 अरब रुपए से जायद वो लीवी पे कंजम्पशन जो है वो इकट्ठी कर चुके हैं। अब समझ से बात ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल की प्राइसेस 69 फी बैरल पर आती हैं तो उस वक्त भी 300 पे प्राइसेस हैं, और जब 70 थी, 72 थी, 70, 80 प्लस थी तो उस वक्त 400 थी। तो ये समझ से बालातर है ये चीज कि ये लीवी में मजीद क्यों इजाफा होता जा रहा है। अब क्या बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऑयल कंपनी जिम्मेदार ठहरा रही हैं उनको? क्या ऑयल कंपनियों जितनी भी हैं उनको डर और खौफ है? 104 अरब रुपए के हवाले से खत लिखा गया ऑयल कंपनियों की तरफ से वजीर पेट्रोलियम को। तो जब पेट्रोल 460 था तो तब ऑयल कंपनियों को प्रॉफिट के हवाले से वो जितना भी गेन कर रहे थे उस वक्त उनको चीज नजर नहीं आई। जब अवाम की तरफ से रिलीफ का फैसला किया गया तो तब उन्होंने 104 अरब रुपए का नुकसान जो है वो वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना के हाथ में थमा दिया। तो क्या हुकूमत ऑयल कंपनियों के डर खौफ से ये चीजें इंक्रीज कर रही है? तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक चीज है कि ऑयल कंपनियां हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, अगर ब्लैकमेलिंग हो भी रही है तो आखिर डर खौफ किस बात का है हुकूमत को? मैम क्वेश्चन मार्क यही है ना कि ऑयल कंपनियों से पूछ के क्या प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज की जाएंगी? अब क्या ऑयल कंपनियां ये डिसाइड करेंगी कि पेट्रोलियम फी लीटर की प्राइस 300 होगी या जितने भी वट एवर होगी,
250 होगी। चूंकि स्टेट मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन अता तारड़, उनकी तरफ से 53 का आया था कि जी प्राइसेस डिक्रीज की जाएंगी। फिर जो हमारे नाइब वजीर आजम है उनकी तरफ से वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफी की तरफ से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था एक अच्छा रिलीफ दिया जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज की जाएंगी। लेकिन एक दिन के बाद ऑयल कंपनियां रात को खत लिख देती हैं और 10 मिनट के बाद पेट्रोलियम की प्राइसेस वही बरकरार रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पेट्रोलियम मसनूआत में और पेट्रोलियम में जो इजाफा हो रहा है वो आम आवाम जो है उससे बहुत ज़्यादा पिस रही है और कहीं से भी जो है रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और ऑयल कंपनीज जो हैं वो कितना मुनाफा और कमाएंगी, कितना और खाएंगी, कितना लूटेंगी, कितना आवाम का खून जो है वो चूसेगी, ये समझ नहीं आ रही, कितना निचोड़ेंगी आवाम को। तो राना मेहर साहब, इस हवाले से कोई आपको नज़र आ रहा है आवाम की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है या अपोजिशन की तरफ से, या कुछ ऐसा कि हमें लगे कि जी अब हुकूमत जो है इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेगी? मैम देखें, कुछ लोग मजबूर हैं, जिन्होंने ऑफिस में जाना है, जिन्होंने जॉब पे जाना है, उन्होंने तो जो पेट्रोल वो 500 का डलवा रहे थे, अब ज्यादा मैक्सिमम वो 300 पे आ गए। जब हम गए पेट्रोल पंप्स पे, स्पेशली हमने जब बाइक्स वालों से बात की, तो वो रिलीफ से मुतमईन ही नहीं होते। जब 73 पर लीटर पे रिलीफ दिया गया था 2 वीक्स बिफोर, तो उनका यही कहना था कि जो 73 का रिलीफ दिया गया है कुछ खास नहीं है, क्योंकि अवाम मुतमईन नजर नहीं आ रही। अब जो बाइकिए वाले हैं वो 300 का जब पेट्रोल लीटर पे डलवाएंगे तो उनको राइड मिलती है नहीं मिलती, लेकिन उनका पेट्रोल चलना है, बाइक में उन्हें डलवाना है। तो उनका यही एक मुतालबा था, उनका यही कहना था कि हुकूमत अपने फैसले क्यों खुद नहीं कर पा रही। क्या अब ऑयल कंपनियां डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तान पे पेट्रोल की प्राइसेस कितनी होगी? जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस 69 पर है, तो पाकिस्तान में पर लीटर पे की कैसे प्राइस 300 जा रही है? नेबर कंट्री में 4 साल से जिनकी आबादी 150 अरब रुपए है, 150 अरब उनकी आबादी है, तो वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस 4 साल से इंक्रीज नहीं हुई। तो हमारी तो फिर आबादी 25 से 26 करोड़ है। जब वो 150 अरब आबादी पे मैनेज कर सकते हैं, तो फिर हमारी पॉलिसियां क्यों कामयाब नहीं हो रही, जो 25 से 26 करोड़ आबादी का मुल्क है? नहीं, पॉलिसीज़ तो कामयाब हो सकती हैं ना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हो रही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जी जैसे कि आपने अभी कहा जी, पेट्रोल पर जो है लेवी भी जो है 66 रुपीज़ 25 पैसे से बढ़ाकर 66 रुपीज़ 64 पैसे, और डीज़ल पर 72 रुपीज़ 97 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपीज़ 54 पैसे जो है फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर यानी कि कोई आपको लग रहा है कि कोई कमी नज़र नहीं आ रही, अब ये और इजाफा होगा? मैम, अब एवरी वीक इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस का अनाउंसमेंट करनी होती है, तो हमें तो यही लग रहा था जुमेरात की रात तक कि जी पेट्रोल की प्राइस जी 53 to 22 ये दो फिगर सोर्स से हमें मौसूल हो रही थी, या 53 पर लीटर प्राइस इनकी डिक्रीज होगी, लेकिन इसके बाद हमें अंदाजा हो गया है कि अब ये बढ़ेगी। एग्जैक्टली मैम, यही तो समझने में चीज है कि लीवी में क्यों इजाफा होता जा रहा है। क्या उनको आईएमएफ की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आपने लीवी पे इतना हदफ जो मुकर्रर किया गया वही इकट्ठा करना? लेकिन वो भी एक चीज समझ में आती है, जब इंटरनेशनल उस चीज पे भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं एग्री हो रहे कि जी हमें किसी का प्रेशर नहीं है। जब किसी का प्रेशर नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हुई हैं, जो कशीदगी है वो कम हुई है, जो मुआहिदा MOU साइन हुआ है, उसके बाद तो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या पॉलिसीज होंगी, यही समझ से बलातर है। यही सुनने में आ रहा था थर्सडे को कि पेट्रोल पर लीवी कम की जाएगी और डीजल पर जो है वो 20 से 22 रुपीस जो है वो इंक्रीज की जाएगी। उमैर साहब, 1 जुलाई से टैक्स और ड्यूटी भी आयद हो जाएगी। बजट जो है 2026 से 27 पर अमल दरामद 1 जुलाई से जैसे कि शुरू होने वाला है। हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाहों में 77% जो है वो इजाफा किया है, और तरक्याती मनसूबों पर भी कहा जा रहा है जब काम शुरू हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे?
जी देखें, बिल्कुल 12 जून को बजट नए माली साल 2026-27 का कौमी असम्बली में पेश किया गया था। तो अब चूंकि वो सदर मुमलिकत की तरफ से फाइनेंस बिल पे सिग्नेचर हो चुके हैं, तो अब 30 जून के बाद जो 1 जुलाई 2026 आएगा, उस पे जितने भी जो प्रोसीजर, ड्यूटीज और टैक्सेस आयद किए जाएंगे, उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जो तरक्याती मंसूबे हैं, चूंकि IMF की तरफ से डिमांड की गई थी, नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत में जितने भी जो सूबाई प्रोजेक्ट्स हैं, वो 1 जुलाई से जो पेंडिंग थे उनको कंप्लीट किया जाएगा, और पेंशन और तनख्वाहों में 7% जो इजाफा किया गया है वो भी लागू होगा। ओके, थैंक यू सो मच उमैर साहब, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस किया है इसका, और हम यही रिपोर्ट भी आपने शेयर की। हमेशा की तरह पाके रिपोर्ट शेयर करते हैं जो भी चल रहा होता है, और ये जो आपने रिपोर्ट आज शेयर की है, डेफिनेटली अगर हम इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे, इसी तरह इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे, तो शायद हुकूमत के कानों पर कुछ असर पड़ जाए, शायद उन्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं। वही आपकी वाली बात कि अगर नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो कंट्रीज़ जहाँ पर कम होकर भी उनकी पॉलिसीज़ जो है कामयाब हो रही हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आवाम को रिलीफ देकर ही, बल्कि मुझे लगता है हम कामयाबी की मंजिलें जल्दी तय कर पाएंगे, क्योंकि अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तानी आवाम खुश होगी, तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी सियासतें भी चलेंगी, तभी कारोबार भी चलेंगे। लेकिन अगर आवाम ही नहीं रहेगी, पाकिस्तान की इकॉनमी ही आप उसको डिबोते रहेंगे, तो फिर क्या से क्या हो सकता है? ये बात सोचने की है, बड़ी तशवीशनाक है। थैंक्स अगेन, आपने रिपोर्ट शेयर कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं अब कोकब फरशोरी। अच्छा जी, अभी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद नहीं है, हम आपके साथ थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करेंगे। ईरान ने खलीजी ममालिक को नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी खत्ते के लिए नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ देते हुए खत्ते के ममालिक को मुश्तरका इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराक की कौमी सलामती के मशीर कासिम अल अबूदी से मुलाकात के बाद कहा कि हालिया वाक़यात ने वाज़े कर दिया है कि खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए, और मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी इंतज़ामात भी बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान खलीज फ़ारिस के ममालिक के साथ मिलकर ऐसा इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ दफ़ाई ताउन ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकत दारी भी शामिल हो। अब्बास अराग़ची ने इस बात पर भी जोर दिया कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि बैरूनी फ़ौजी ताकतों को इलाकाई सिक्योरिटी मामलात से दूर रखा जाए, जबकि इलाकाई ममालिक बाहमी एतमाद और ताउन के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का तयन करें। तो ये जी अब्बास अराग़ची ने इस बात पर जोर दिया है कि ख़ित्ते में अमन होना चाहिए, और इसके लिए जी बहुत ज़रूरी है कि बाहमी ताउन हो और एतमाद हो। और उन्होंने ईरान ने जो है खलीजी ख़ित्ते के लिए नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ देते हुए खित्ते के तमाम ममालिक को जो है मुश्तरका इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। आप देखते हैं जी, ये जो तजवीज़ है इस पर कितने ममालिक अमल दरामद करते हैं, और कौन कौन से ममालिक इस अमन तजवीज़ हम कहेंगे इसको, इस अमन की तजवीज़ को मंजूर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले बंद करने पर मुत्तफ़िक हैं। दोहा में अहम मुज़ाकरात का जो है वो अमकान है। दोबारा से जी अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ तनाज़े के हल के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अहम मुज़ाकरात होने का अमकान है। दोनों फरीकों ने फ़िलहाल तमाम फ़ौजी हमले रोकने का फ़ैसला किया है, और तिजारती जहाज़ों की स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए टेक्निकल मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रखे जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान एक मफ़ाहमती यादाश्त तय पाई थी, ताहम स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुतल्लिक़ शकों की मुख्तलिफ़ तशरीहात के बाइस हालिया दिनों में कशीदगी दोबारा बढ़ गई थी। ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर आमादगी ज़ाहिर की, जबकि ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशों का यकीन दिलाया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी टेक्निकल टीम के सरबराह
निक स्टुअर्ट भी शामिल होंगे, जबकि इससे कबल अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए हॉर्मज़ में बहरी ट्रैफिक की हम आहंगी के लिए बराह रास्त हॉट लाइन कायम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया था। ताहम ये निज़ाम ताहाल जो है फ़आल नहीं हो सका। तो ये तो थी जी, हमने आपके साथ शेयर की ईरानी सबसे पहले तो ईरान ने, आपको दोबारा से बताते चलें, खलीजी ममालिक को तजवीज़ पेश की है इत्तेहाद की और मिलकर जो ही अमन के लिए कोशिशें करने की, और साथ ही अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले बंद करने पर वो मुत्तफ़िक हो गए हैं, जिसके लिए दोहा में जो है वो मुज़ाकरात का इम्कान है कल। तो अब देखते हैं, और ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि दुनिया में फिर से जो है अमन की तरफ जो है वो दुनिया चल रही है, और ये जो कशीदगी हुई थी ग्लोबली, और इससे बहुत से ममालिक अफेक्ट हो रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया पे इसके असरात पड़ रहे थे। ख़ास तौर पे अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में असरात फिर भी अभी बाकी हैं, जो कि हमारी अपनी पैदा किए हुए भी हैं। तो काश कि हम इस बात को जल्द अज जल्द समझ पाएँ। साथ ही जी, मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मिस्र और कतर का भी मुश्तरका पैगाम आया है। सफारती कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। मिस्र और कतर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल की हिमायत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, ताकि ख़ित्ते में कशीदगी कम हो और अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। मिस्री वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इत्तफ़ाक़ राय मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान सामने आया। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए मुफ़ाहमत की शराइत पर अमल दरामद ज़रूरी है। मिस्र और कतर ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए सफारती कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाया जाए और तमाम फ़रीक ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करें जो कशीदगी में इजाफ़े का सबब बन सकते हैं। तो जी, आपको फिर से बताती चलूँ कि मिस्र और कतर ने जो है वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए सफारती कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी उन्होंने जैसे ही मुश्तरका पैगाम जो है वो इसकी हिमायत की है, और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी मुज़ाकरात हैं उसकी हमायत बहुत ज़्यादा की है। तो आप देखें कि जी मोस्टली जो है पूरी दुनिया आप देखें तो वो अमन की ही ख्वाहां हैं, कोई भी फसाद नहीं चाहता, कोई भी वॉर नहीं चाहता, क्योंकि वॉर प्रॉब्लम्स का सलूशन कभी भी नहीं हो सकती। आई विश ये बात इजराइल और इंडिया जो है वो जल्द अज जल्द जान लें। दोनों ममालिक ने जी इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकराती अमल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगा, जिससे ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात भी रोशन होंगे। जी, इसके साथ हम आपको न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, जो वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों के लिए हुक्म है। जी, वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की 11 जुलाई से 11 जुलाई से जो है वो गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों को 10 जुलाई तक डेडलाइन देते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों और इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफ़गानियों की गिरफ्तारियों का हुक्म दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का इम्कान है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 10 जुलाई 2026 से ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा जो बग़ैर किसी कानूनी दस्तावेज़ या दुरुस्त वीज़ा के बग़ैर पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़, IGs और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के प्लान
IFRP पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 11 जुलाई से रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाना लाजमी होगा और गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की गिरफ्तारी को हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहम करार दिया गया है। तो जी गैर ये जो इल्लीगल वे में अफ़गानी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इनके लिए इनके लिए गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। और मैं बताती चलूँ ये हर मुल्क का रूल है, ये सिर्फ पाकिस्तान का रूल नहीं है। हमें अब उठे हैं, हम सोए हुए थे पहले। ये आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप इल्लीगल रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में इल्लीगली भी रह रहे हैं और फिर जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। काश कि हम ये बात पहले जान लेते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। और ये वाकई में बड़ी तशवीशनाक बात होती किसी मुल्क के लिए कि उस मुल्क में इतने अरसे अलाउ कैसे किया गया इल्लीगल रहना। आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत वीज़ा के साथ आप किसी भी मुल्क में रह सकते हैं। एनी हो जी, उन्होंने बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को भी अब ख़तरा है और ये बहुत ज़रूरी है। आई विश कि इसके ऊपर जो है ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला और इसके ऊपर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो। जी, अब आते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ की तरफ, क्योंकि बहुत हो गई हमने आपके साथ दुनिया की ख़बरें, पाकिस्तान की ख़बरें, अपने मुल्क की ख़बरें शेयर की। वज़न कम करने वाले इंजेक्शन जायके और सूंघने की हिस्स मुतासर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सबको आजकल जी वेट लॉस हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत सारे इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। एक बड़ा फेमस इंजेक्शन है जो कि शुगर के लिए आया, वो भी लोग अब वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ मत ऐसे काम करें। ये आपके जायके और सूंघने की हिस्स को मुतासर कर सकते हैं। ये रिसर्च के मुताबिक है, एक न्यू रिसर्च आई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मशहूर इंजेक्शंस मोंजेरो और एज़ेम्पिक जो हैं, इस्तेमाल करने वाले अफराद में जायका और सूंघने की हिस्स मुतासर होने का ख़तरा तकरीबन 50% तक बढ़ सकता है। तहकीक के मुताबिक अगरचे ये अद्वियात भूख कम करके औसतन जिस्मानी वज़न में तकरीबन 15% कमी लाने में मौसर साबित हुई हैं, ताहम इनके इस्तेमाल से बाज़ अफराद में खानों और जायका और खुशबू महसूस करने की सलाहियत भी तब्दील हो सकती है। माहरीन ने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में आम तौर पर हर 1000 में तकरीबन 2 अफराद को जायका और सूंघने की हिस्स में तब्दीली का सामना होता है। लेकिन GLP जो है ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ये अद्वियात इस ख़तरे को तकरीबन दुगना कर सकती हैं। माहरीन का कहना है कि अगरचे ज़मनी असर का इम्कान कम है, ताहम वज़न करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को जायका या सूंघने की जो हिस्स होती है उसमें गैर मामूली तब्दीली महसूस हो तो अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप डायबिटीज़ का शिकार हैं और ये इंजेक्शन लगवाना डेफिनेटली फिर ज़रूरी होता है, तो उसमें भी आमतौर पर 1000 में तकरीबन 2 अफराद को 2% आप समझ सकते हैं या उसमें ये तब्दीली महसूस होती है। लेकिन GLP एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ये अद्वियात इस खतरे को तकरीबन दुगना कर सकती हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हर ये जो शौक में लगवा रहे हैं लोग और चाह रहे हैं जी हम जल्द से जल्द पतले हो जाएं, बग़ैर डाइट के, बग़ैर कुछ, बस एक इंजेक्शन लगवा लें, खाएँ पिएँ हम सब कुछ, तो वो और बहुत सारी प्रॉब्लम ये चीज़ें ला सकती हैं। आप देखिए कि आप बहुत सारे ऐसे केसेस आए, मैंने देखा कि डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास इधर स्टूडियो में, वो भी ये बता रहे होते हैं कि जो इंजेक्शंस लगवाए हैं वेट लॉस करने के लिए, उसके बाद जो एकदम से स्किन पे झुर्रियाँ और रिंकल्स आ गए, फिर उसको ठीक करने के लिए लग गए कि क्योंकि डेफिनेटली आपने ग्रेजुअली उस प्रोसेस को नहीं किया। जो प्रोसेस एक नेचुरल वे में होता है, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, आप अपनी एक्सरसाइज को रखें अपनी लाइफस्टाइल में, उसका लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, आप ग्रेजुअली उसको कम करें। ठीक है, जिस वेट को आपको 15 साल लगे इतना करने में, इतना गेन करने में, उसको आप 4 दिन में अगर उसको कम करेंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होंगे। तो ये ठीक है, ये इंजेक्शंस कई दफ़ा आपकी ज़रूरत होते हैं, आप लगाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने नॉलेज अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बग़ैर डॉक्टर के हर चीज़ खुद मत करें। ये मेडिकेशंस जो होती हैं बहुत ट्रबल ला सकती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं फिर से कहूँगी, ख़ुद से मत कुछ भी यूज़ करें, जो भी मेडिकेशन करनी है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जी, गपशप चलती रहेगी, न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। भी टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद हैं कोकब फरशोरी जो कि एनालिस्ट हैं, और आज हम उनसे जानेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अभी दोहा में कहा जा रहा है, और कशीदगी कम करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया है दोनों तरफ से। जो है आप देखें कि जो एक थोड़ी बहुत कशीदगी चल रही थी उस पर भी हमने देखा है कि अब मुज़ाकरात का फ़ैसला हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो इस हवाले से कोकब साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या क्या कहेंगे आप कोकब साहब, ये जो अभी एक बड़ी अच्छी बात है, इस पर क्या ये कोई ख़ास कोई स्ट्रेटजी है या फिर ये वाकई में अब अमन की तरफ जा रहा है ट्रंप भी, और ये जो मामलात हैं वो अब सही होने जा रहे हैं? देखिए, मामलात तो आपने दुरुस्त कहा, सही होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जंग आसान है, अमन मुश्किल है। अमन हालांकि अमन ज़्यादा मुफीद है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ज़्यादा आसानी से जंग की तरफ चली जाती है, और जब एक दफ़ा जंग शुरू हो जाए तो फिर अमन की तरफ सफ़र जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। जिसे कहते हैं कि हाथों से लगाई हुई गिरहें फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं। इस वक्त हम उसी सिचुएशन में है कि दांतों से वो गिरहें खोलनी पड़ रही हैं, और वो गिरहें इतनी ज़्यादा सख्ती से गड़मड़ हो गई है कि उनका खोलना इतना आसान नहीं है। एक MOU साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में, और उससे ये उम्मीद हो चली थी कि अब मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन जाहिर है सीज फायर चूंकि इतना नाजुक होता है, इतना फ्रेजाइल होता है कि उसमें हल्की सी भी कोई किसी भी तरफ से कोई लफ्जिश, कोई कोताही दोबारा से जंग शुरू होने का मूजिब बन सकती है। और एग्जैक्टली यही हुआ। कोई जहाज गुजर रहा था जो ईरान को लगा कि उसने अपना हुर्मुज़ से जो गुजरने के लिए उसने तरीक़ेकार जो मुरतब किया है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसने उस पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने जवाबी तौर पर कुवैत और बहरीन पे हमले कर दिए। तो इससे अंदाजा होता है कि ये सीज फायर कितना फ्रेजाइल है, इसको कितना एहतियात से लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन बहुत खुशाइन बात है कि अब दोहा में मुज़ाकरात होंगे, और तवक्को ये रखनी चाहिए कि फिर से कोई ऐसी लफ्जिश नहीं होगी जिसके सबब जंग का आगाज हो जाए। ओके। ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनका अमेरिका इसराइल की जंगी जराइम के खिलाफ जो है अदालतों में कार्रवाई का भी हुक्म आया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसराइल के खासकर मामले में जो आलमी अदालत है उसमें इससे पहले भी आपको याद होगा साउथ अफ्रीका केस लेकर गया था, और उसने गजा के मामले पर फिर उन्होंने फैसला भी दिया था नेतन्याहू को और उनकी काबीना के कुछ अरकान को उन्होंने मुजरिम के तौर पर डिक्लेयर भी कर दिया था। और कुछ ममालिक ने ये भी कहा था कि अगर वो उनके मुल्क में गए, जिसमें कि कनाडा भी शामिल है, और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी कहा था कि अगर वो न्यूयॉर्क आए तो वो उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जाहिर है कि ये नहीं है पहली बार, लेकिन ईरान की जंग के बाद जाहिर है कि ईरान की तरफ से ये मौक़िफ़ाना यकीनी तौर पर कोई इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि जो स्विट्जरलैंड में MOU साइन हुआ था उसमें ये बात ज़रूर की गई थी कि दोनों ममालिक अब एहतियात बरतेंगे अपनी जो गुफ्तगू है उसमें भी। जंग तो जाहिर है जो अमली तौर पर है, रॉकेट मारना, मिसाइल मारना या बम मारना, वो तो एक बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि वो तो होगा ही नहीं। लेकिन उसमें साथ ही ये भी कहा गया था कि दोनों ममालिक अब एहतियात बरतेंगे कि वो एक दूसरे के खिलाफ किस पसंद की गुफ्तगू करते हैं। तो जाहिर है कि इससे जैसे कहना चाहिए कि अमेरिका को रैटल करने वाली बात है, अमेरिका को रैटल किया जा रहा है, अमेरिका इस बात पे प्रोवोक होगा। इसराइल तो जाहिर है चूंकि वो इस माहदे का हिस्सा नहीं है तो वो तो उन पर लागू नहीं है, ईरान के लिए एहतियात उनके बारे में। लेकिन अमेरिका चूंकि इस माहदे का हिस्सा है और आगे, और हमें याद रखना चाहिए कि ये 60 डे का एक अबूरी सा माहदा, ये MOU है, ये मफाहमत की एक दस्तावेज है, ये कोई बाकायदा माहदा नहीं है। तो ऐसे दौर में जबकि लोग माहदे की भी ही पासदारी नहीं कर सकते, उसे फाड़ के फेंक देते हैं, तो सोचिए कि MOU की तो बहुत ही कम वक़्त होगी। ऐसे में यकीनी तौर पर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। जी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, उन्होंने भी ईरानी अदलिया को हुक्म दे दिया कि वो इजराइल और अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की गई जो भी पाबंदियाँ थी, आप कह सकते हैं खिलाफ वर्जियाँ थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो गई, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर जो भी है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये सिंबॉलिक है क्योंकि ज़ाहिर है ईरान की अदालतों का कोई बाइंडिंग तो उनके फैसले होंगे नहीं। अगर वो कोई फैसला कर भी देते हैं, फर्ज करें कि वो
कोई भी एक फैसला दे देते हैं। जैसे कि सलमान रुश्दी, आपको याद होगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी, गुस्ताखी की, जिसमें उसके बारे में उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने एक फतवा दे दिया था, लेकिन ज़ाहिर वो इंटरनेशनली बाइंडिंग नहीं था, उसका उस पर असर नहीं हुआ। तो ये एक सिंबॉलिक तो है, अलामती तौर पर तो ये एक आप इसे कह सकते हैं कि मज़ाहमती उन्होंने पोस्चर अपनाया है, लेकिन इसकी अमली शक्ल ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकती, कोई ठोस इसके नताइज नहीं निकल सकते। हाँ, ईरान की जो पब्लिक है उसमें यकीनी तौर पर एक जज्बा ये बिल्कुल मौजूद रहेगा कि उनकी जो क़यादत है, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, वो अमेरिका को अभी भी उसी शदुमत से ललकार रहे हैं जो कि ईरान 40 बरस से कर रहा है, कि वो बाकायदा तौर पर इसी तरह से अमेरिका को ललकारता है। तो उनको जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए तो जाहिर है कि ये बहुत ही पावरफुल मैसेज होगा। ओके अच्छा, ये तो आ रहे हैं ईरान की तरफ से बयान। अगर हम ट्रंप का देखें तो उनका भी ये बयान है कि मज़ीद तहम्मुल मुमकिन नहीं है, ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। वैसे ट्रंप हिस्ट्री में भी ऐसे बयान देते रहे, लेकिन अभी जैसे ही कोई ना कोई एक दौर चलता है, मुज़ाकरात है, उसके बाद ऐसे जो हैं बयान सामने आते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, उनकी भी उस्ताद तबाह है इसी नौयत की कि वो इस तरह की बात करते हैं। इससे पहले भी वो कह चुके, उस वक्त तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान की सकाफत का ही जिक्र कर दिया था कि उसी को मिटा दिया जाएगा, और अब फिर उन्होंने इसके बाद फिर एक दफ़ा ये भी बात की थी कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हमला किया जाएगा कि ईरान बाकी ही नहीं रहेगा। अब उन्होंने दोबारा इस तरह की बात कर दी है। तो ये तो सदर ट्रंप, हम देखते हैं कि वो जब से ये मामला शुरू हुआ है इस तरह के बयान वो तवातुर से देते ही रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही वो जंगबंदी की इफादियत पर भी सबसे ज्यादा वही बात करते हैं कि क्यों अहम है कि जंग फौरी तौर पर बंद हो जाए, क्यों अहम है कि कोई मुआहदा हो जाए। उन्होंने जो सबसे जरूरी, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही अहम बात उन्होंने की थी, वो ये कि दुनिया एक डिप्रेशन की तरफ, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जा सकती है, और जिन लोगों को उस इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में इल्म है, उन्होंने पढ़ा है, वो जानते हैं कि उस वक्त दुनिया कितनी अबतर सूरत हाल से गुजर रही थी। मतलब लोग रोटी को तरस गए थे, जाहिर बहुत बुरे हालात हो गए थे, बोरियों में पैसे भर भर के लोग जाते थे और उनको खाने पीने की अशिया तक मैसर नहीं थी। और उस वक्त के जो सदर थे अमेरिका के, प्रेसिडेंट हूवर, उनकी हुकूमत उसी के नतीजे में गिर गई, और उसके बाद FDR सदर बन गए अमेरिका के, और वो तवातुर से फिर 4 इंतखाबात जीते। और सदर ट्रंप ने ये बात कही कि वो तारीख में सदर हूवर की तरह नहीं जाना चाहते, यानी कि वो एक ऐसे मौके पर अमेरिका के सदर नहीं रहना चाहते जबकि दुनिया और खासकर अमेरिका इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला जाए। तो यानी, और उन्होंने कहा कि ये जंग अगर जारी रहती तो दुनिया उस तरफ जा रही थी, तो वो इसकी इफादियत को भी समझते हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, मामलात को मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर साथ में वो इस तरह के बयान भी देते हैं। तो वो जाहिर है, ये जैसे कि मैंने कहा कि उनकी उस्ताद तबाह है, वो इसी तरह के आदमी है, वो को बयानात में उनके इस तरह का आपको नजर आएगा कि एक दिन कोई बयान और दूसरे दिन कोई नहीं। अच्छा, ईरान ने खलीजी ममालिक को जो है वो नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की भी पेशकश की है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो अब क्या करना क्या चाह रहा है? क्यों वो चाह रहा है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो इस तजवीज़ के साथ उसके साथ चलें, और इसको एक तरह से एक अमन तजवीज़ के तौर पर वो ला रहा है? देखिए, अब ये मैसेज ईरान का अब ज्यादा रेजोनेट करेगा। इससे पहले अगर ईरान ने ये बात की होती तो शायद इतना वो रेजोनेट ना करता, लेकिन उसके साथ ही फिर ईरान को भी अपने तर्ज अमल पर इस तरह से थोड़ा सा गौर करने की जरूरत होगी कि अरब ममालिक ईरान की प्रॉक्सी से परेशान है। मसलन ये कि चले हम गल्फ स्टेट्स में किसी और वजह से नहीं, वैसे ही हम सऊदी अरब को मान लेते हैं कि वो की प्लेयर है। अब सऊदी अरब के लिए ज़ाहिर मसाइल हैं यमन की तरफ से, यमन में जो हूती बागी हैं वो ईरान की प्रॉक्सी समझे जाते हैं। इसी तरह से लबनान एक बहुत अहम मुल्क है, लबनान में हिजबुल्लाह है जो कि ईरान की ज़ाहिर है वो उनकी प्रॉक्सी समझी जाती। तो अगर ईरान एक इस तरह का मुआहदा अपने पड़ोसी ममालिक से, दीगर खलीजी ममालिक से करना चाहता है जिसमें कि मुश्तरका मफादात हों, तो फिर उस पर जो सबसे अहम जो उसमें बात होगी वो बाहमी एतमाद होता है। अगर इन तमाम ममालिक को एक दूसरे पर एतमाद हो, देखिए EU क्यों इतना कामयाब है, क्योंकि वहां पर अब इस तरह की कोई मुखासमत नहीं है, कोई महाजाराई नहीं है। जर्मनी को यह खतरा नहीं है कि फ्रांस उसके मुल्क में कोई प्रॉक्सी क्रिएट करके लड़ाइयां करवाएगा। अगर उनके इख्तलाफात होते भी हैं तो माशी मामला पर होते हैं, जैसे कि ब्रेक्जिट हुआ था, UK निकल गया था तो EU से, लेकिन वो इस तरह के मामला नहीं थे, उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका अदम इस्तेकाम से कोई ताल्लुक नहीं, तो प्योरली वो इकोनॉमिक इश्यूज थे।
वो तो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, अपने अपने आप जो माशी मफादात है उन्हें देखें, लेकिन इस तरह के मामला के सियासी अदम इस्तेहकाम या और कोई वाकयात कि जिसमें ऐसे ग्रुप्स खड़े हो जाएं जो वहां की हुकूमतों को चैलेंज करना शुरू कर दें, तो फिर इसमें एतमाद बहुत उसका फकदान हो जाता है एतमाद का, और फिर इस तरह के मामला आगे बढ़ने से जो है वो रुक जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होगा कि पहले एक दूसरे का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया जाए, फिर आगे बात हो। तो आपको लगता है कि ये जो पेशकश दी है ये कबूल की जाएगी और मोस्टली जो ममालिक हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल हो सकता है, बट जैसे कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स। अगर एक बिल्कुल आप कहें कि जी पेपर पे एक मुआहदा हो जाता है कि जी ठीक है हम एक मुश्तरका सिक्योरिटी का एक हम अम्ब्रेला बना लेते हैं, ठीक है जी सिक्योरिटी की अम्ब्रेला बन गई। अब अगर आपके पास ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो उसी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो इसलिए सारी बातें होंगी बैठ के कि ठीक है हम एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी के मामला में ताउन करेंगे, लेकिन फिर ये भी होगा कि हम एक दूसरे के लिए अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनेंगे। और मैं ये इसमें खाली मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान के साथ भी मसाइल हैं, ईरान के अंदर भी खत्ते के ममालिक मसाइल पैदा करते हैं, तो ईरान भी विक्टिम है। ऐसा नहीं है कि ईरान कोई एग्रेसर है, ईरान भी विक्टिम रहा है। तो तमाम ममालिक को बैठ के खुलूस नीयत से ये बात करनी होगी कि अब हम जो भी आगे मामला तय करेंगे वो हम इस तरह करेंगे कि उसमें हमारे माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, ना ये कि हम एक दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश करें, हम एक दूसरे के मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करें, हम प्रॉक्सीज को सपोर्ट करें, हम अपनी जो प्रॉक्सी वॉर है किसी और मुल्क की सरजमीन पर लड़े। इन चीज़ों पर बात अगर हो गई तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस जंग के बाद ईरान एक खत्ते में एक बहुत अहम ताकत के तौर पर उभरा है और उसकी कदर मंजिलत में इजाफा हुआ है एक इलाके के एक अहम मुल्क के तौर पर। तो अब ईरान इस नौयत की कोई बात करता है तो उसमें ज्यादा वजन होगा, वो बात ज्यादा ठोस होगी। अच्छा, इसमें अगर हम मिस्र और कतर के हवाले से बात करें तो उनका भी बड़ा एक पैगाम सामने आया है और उस पर उन्होंने भी बात की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मिस्र जो मौजूदा जो जनरेशन है उन्हें मिस्र की अहमियत का अंदाजा नहीं है। एक जमाने में मिस्र मिडल ईस्ट क्या पूरे अफ्रीका का सबसे अहम मुल्क हुआ करता था दिफाई एतबार से, लेकिन जाहिर है कि फिर ऐसे मामलात हुए कि मिस्र बतदरीज जो है वो कमजोर होता गया और अब मिस्र की वो पावर नहीं है अपने रीजन में जो कि एक जमाने में हुआ करती थी। वो लेकिन अभी उसने कतर के साथ मिलकर जो है सफारती कोशिशों को काफ़ी तेज़ किया है। इस हवाले से आई थिंक आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है तो आई विश कि आप शेयर करें कि अभी मिस्र जो है एकदम से इतना एक्टिव हुआ है और उसने एक्टिवली ये स्टार्ट किया है। जी, यही मेरी गुजारिश है कि मिस्र एक बहुत अहम मुल्क है और इस वक्त अगर मिस्र दोबारा से इस पूरे उसमें आ जाता है मंजरनामे में, और कतर भी एक जाहिर दोनों बहुत अहम मुल्क हैं। अभी इस वक्त अगर मिस्र और कतर हम आवाज होके इस इशू पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत इसको हरगिज़ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, मिस्र इस लिहाज से भी बहुत अहम मुल्क है कि उसके इजराइल से ताल्लुकात हैं। इजराइल क्योंकि बहुत कम ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके इजराइल से ताल्लुकात हैं, तो मिस्र की इस लिहाज से बहुत अहम पोजीशन है और मिस्र जो प्रपोजल लेकर आ रहा है कतर के साथ मिलके, उसे बहुत संजीदगी से देखना चाहिए कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को हल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और कतर तो आपको पता ही है कि स्विट्जरलैंड में भी कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया था और अब दोबारा से दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने इस पूरे मामले में सबसे मुस्बत किरदार अदा किया है तो वो कतर है। कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और उसके अलावा मिस्र का किरदार भी बहुत अहम है। शुरू में मिस्र और तुर्की भी शामिल था इसमें, इसलिए मिस्र उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस पूरे तनाज़े में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। कतर ने, और पाकिस्तान तो ज़ाहिर सर फहरिस्त था और कुछ हद तक तुर्की ने भी। ओके, तो आप समझते हैं कि ये ममालिक अगर हम देखें एक तरह से तो बहुत से ममालिक जो हैं अब इस वॉर के बाद जो हैं वो अमन की तरफ चलना चाह रहे हैं और अमन को ही मतलब वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह जो है हम अमन मुआहदे करें। और अब हर तरह से देखिए सबको कहीं ना कहीं शायद सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है। जब जैसे ईरान के ऊपर हमला हुआ, अभी अगर हम लेबनान के ऊपर हमलों के हवाले से देखें, इजराइल ने फिर उधर हमला किया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली इस खित्ते के ममालिक
जो हैं काफ़ी ज़्यादा आप डरे हुए भी कह सकते हैं, या अपने लिए सिक्योरिटी इश्यूज उनको डेफिनेटली अब हैं, अब उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आप ये कह सकते हैं कि पहले से ही जो हैं बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, लेबनान का मामला बहुत मुख्तलिफ है। लेबनान में असल में इसराइल को जो गुस्सा है, असल गुस्सा तो वो तो ईरान पर है। वो ईरान पर उस तरह से हमला भी फिलहाल नहीं कर रहे, जाहिर है चूंकि अमेरिका के साथ उनका एक मुआहदा हो गया है, इस वजह से जी। लेकिन उन्हें असल गुस्सा जो है वो तो ईरान पर है। लेबनान को तो समझेंगे उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है इस पूरे मामले में, कि वो लेबनान पर हमला करके। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। लेजिटिमेटली इजराइल ये समझता है कि लेबनान के कुछ इलाके अगर उसके कब्जे में आ जाएं, वो उन पर कब्जा कर ले पूरी तरह से, वहां से हिजबुल्लाह को बेदखल कर दे, जिस तरह के देखिए उन्होंने गजा में किया। उन्होंने वहां से हमास को पूरी तरह से हटा दिया है, अब उनको उस तरफ से खतरा नहीं है। इसी तरह से उन्हें हिजबुल्लाह से है। लेबनान को वो अपने मतलब के लिए इस तरह से उसके कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां से हिजबुल्लाह को बेदखल करना चाहते हैं, लेबनान की हुकूमत को इस तरह से वहां से अपने उसमें करना चाहते हैं, बस में कि फिर वहां पर भी इजराइल की समझेंगे रेट कायम रहे। तो ईरान पर तो उनको गुस्सा है, लेकिन इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इजराइल को ये बहुत अच्छा मौका नजर आ रहा है कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि पूरी दुनिया की तवज्जो ईरान अमेरिका जंग पर है, और वो बतदरीज लेबनान पर अपना कब्जा मजबूत करें। क्योंकि देखिए अभी जो पिछले दिनों ईरान में जो इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई वो लेबनान के अंदर मौजूद थे, तो यानी वो पेशकदमी कर रहे हैं, उनके इलाकों पर कब्जे भी कर रहे हैं। तो ये मामला बहुत पेचीदा है। एक तो इसका ये पहलू है कि ये इजराइल ईरान को मैसेज दे रहा है लेबनान पर हमले करके। दूसरा ये कि बहुत से लोग इजराइल पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको सैबोटाज करना चाहता है। ये आप सोशल मीडिया पे देखिए बहुत ज्यादा नजर आता है। ज़ाहिर है इजराइल इस बात की तरदीद करता है कि वो ऐसा कर रहा है। और तीसरा जो जैसे कि मैंने कहा कि वो इलाकों पर कब्जा, तो ये एक जिसे कहना चाहिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है इजराइल की, जो कि वो लेबनान में कैरी आउट कर रहा है। तो ये स्ट्रेटजी के तहत वो आखिर क्या करना चाहता है? क्योंकि अब ये देखिए, अब ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इजराइल अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएगा? क्या ये अमन की तरफ नहीं जाने देगा इन मामलात को? देखिए, यहाँ पहली मर्तबा अमेरिका में अब जो प्रेस है वो बहुत खुल के इस बात पे लिख रहा है कि इजराइल इसको सैबोटाज करना चाहता है, इजराइल इस मुआहदे के हक में नहीं है। बहुत से कमेंटेटर्स हैं जो ये बात करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, अखबारात में ये बातें लिखी जा रही हैं, सोशल मीडिया में तो बहुत तवातुर से होता है। क्या इजराइल सचमुच में ऐसा कर रहा है? अमली तौर पर वो कर रहा है, जाहिर है इसका तो हम जिसे कहना चाहिए कि कंक्लूसिवली नहीं कह सकते जब तक इजराइल खुद ये आके ना कह दे कि वो इस मुआहदे को खराब करना चाहता है। इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी जरूर की है। जो वजीर आजम है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बजाते खुद तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी काबीना के अरकान ने इस मुआहदे पर तनकीद की, जिस पर अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस को ये कहना पड़ा कि इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, इजराइल के वज़रा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस मुआहदे पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। तो क्या इजराइल इस मुआहदे को सबोटाज करेगा या कर रहा है? अभी तक सरकारी तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो कराइन है, जो कमेंटेटर्स है, वो तो यही बताते हैं कि इजराइल इस मुआहदे से खुश नहीं है, और चूंकि वो नाखुश है इसलिए ये कहना कि वो इसको नाकाम बना सकता है यानी दुश्वार होगा। लेकिन अभी तक चूंकि सीज़फायर एक से ज्यादा बार खतरे में पड़ चुका है, इसलिए ये बात बिल्कुल भी खारिज इम्कान नहीं है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई बात हो जाए। थैंक यू सो मच कोकब साहब। हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये जो दुनिया है ये अमन की तरफ चले और सेंसिबल डिसीजंस लें, और इज़राइल और इंडिया जैसे जो अनासर हैं जो कि हर वक्त फसाद और इस चक्कर में लगे रहते हैं, इनसे इनका खात्मा हो जाए। आई विश, यही मैं दुआ कर सकती हूँ, उम्मीद कर सकती हूँ। थैंक्स अगेन, आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे से आपने इसका एनालिसिस भी किया। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद हैं कर्नल मलिक अयूब ऐवान, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी,
कर्नल साहब, आज हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका और ईरान के हवाले से है, इज़राइल के हवाले से है। आप देखें कि बहुत सारे ममालिक जिस तरह मिस्र और कतर हो गए, वो भी अब अमन माहदे की तरफ जो है जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान भी अब जो है दोहा में उनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल जो है जो जंग बंदी करने का उन्होंने एक तरह से फ़ैसला कर लिया है। और इस दौरान में जो इज़राइल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसने लेबनान पर फिर से हमला किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीज़ फायर जो बड़ा फ्रेजाइल है और इसके ऊपर पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स हैं, कतर की बड़ी एफर्ट्स हैं, इजिप्ट की बड़ी एफर्ट्स हैं, चाइना की हैं और ये फ्रेंडली कंट्रीज़ की बड़ी एफर्ट्स हैं। और सीज़ फायर को मेंटेन करना एक आर्ट होता है और एक जो डिप्लोमेसी का इसको कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है जो सीज़ फायर, और इट इज़ ऑलवेज फ्रेजाइल। और देखें इसके अंदर जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दे प्ले अ पिवटल रोल। अब इन दोनों कंट्रीज़ को 47 ईयर्स के बाद पाकिस्तानी एफर्ट्स की वजह से एक टेबल पे लेके आना, इट वाज अ जाइगेंटिक गोल और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीव किया। हैविंग सेड दिस ऑल, देयर इज अ नीड कि ये दोनों कंट्रीज, स्पेशली ईरान, अमेरिका, ऑब्वियसली इजराइल स्पॉइलर का रोल तो अदा करता रहेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि इजराइल का जो स्टेचर है वो ये है कि वो यहाँ का मिडल ईस्ट का एक मोस्ट रेलिवेंट कंट्री के तौर पे उभर के आना चाहता है। ग्रेटर इजराइल की फिलॉसफी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मिडल ईस्ट के अंदर जो उसका एक अपोनेंट है, स्ट्रॉन्गर अपोनेंट, वो ईरान है। देयरफॉर दे वर ट्राइंग कि हम इस पूरी जो सीज फायर जो कि एफर्ट्स हो रही हैं उसको किसी तरीके से स्पॉइल किया जाए। और एज यू सेड, टू लार्जर एक्सटेंट इजराइलीज दे आर सक्सेसफुल कि इसको सैबोटाज करके रखा हुआ है। अब देखिए लेबनान, एक जब हमारा MOU, इस्लामाबाद MOU के ऊपर बात हुई, जब स्विट्जरलैंड के अंदर ये हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन ने जाके नेगोशिएट किया, साइन किया और 60 डेज का एक हमने टेक्निकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन की बात की और उसके बाद सीज फायर, मतलब मॉरली स्पीकिंग, वार एथिक्स के हिसाब से ये सीज फायर को ऑब्जर्व करना वाज मैंडेटरी। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आप देखिए इजराइल की, उन्होंने हिजबुल्लाह को एक बहाने के तौर पे उसे, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि ईरानियन प्रॉक्सी है जो लेबनान के अंदर वेरी इफेक्टिव है, उसको एंगेज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, दैट इज ओके। बट जब आपकी एक स्टेलमेट हो गया है, आपकी एक पीस टॉक स्टार्ट हो गई है, JD वैंस ने आपको बार बार कहा है कि यू हैव टू ऑब्जर्व। इवन हमने देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को एक कॉल के थ्रू उससे ये भी बताया कि देखो ये एक चीज जो चल रही है, वी हैव टू बी पैशनेट, वी हैव टू वेट फॉर इट। और जो डेवलपमेंट हो रही है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें दुनिया के ऊपर है। अब 1/5 ऑफ क्रूड ऑयल इज कमिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मस। अब इस चीज को देखना, अगर आप देखें कि क्रूड ऑयल जब ये सीज फायर ऑलमोस्ट लेट अप्रैल में $118 पे जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत चली गई थी, और देखिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने सफर किया। अभी भी स्टेबिलिटी प्राइसेस में नहीं आ रही, जिसकी मेजर वजह स्टेट ऑफ हॉर्मस है। अब आप देखिए MOU जो साइन हुआ उसका प्राइमरीली फोकस ये था कि हमने डी एस्केलेट करना है और तमाम फ्रंट्स पे डी एस्केलेट। लेबनान भी शामिल है जिसमें ईरान की जो ऑब्वियसली जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का एरिया है, ईरान के बॉर्डर्स हैं, जो मिडल ईस्ट में US की बेसिस हैं या उनकी फैसिलिटीज हैं, उनको आपने किसी तौर पे अटैक नहीं करना। अब आप इस MOU को जिस गुड स्पिरिट में देखा गया, जिस इंटरनेशनली जिसको पजीराई मिली, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एज आई सेड कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की एक डर है, जिसकी वजह से ये दोबारा से सिचुएशन थोड़ी सी अगर आप देखें तो एस्केलेट हुई है कल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगेन अमेरिकन ने, उनके सेंटकॉम ने ये अनाउंस किया कि हम कल दोहा में, कतर में वी विल हैव हाई लेवल डेलीगेशन टॉक्स, और हमारी जो इसके अंदर जो रिफ्ट हैं, जो इरिटेंट्स हैं, उनको एड्रेस करेंगे और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जो इस्लामाबाद MOU है ट्रू लैटिन स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा। बट हैविंग सेड, मेरा ख्याल है
के साथ साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए, और उसके अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल कैन सी दैट उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल है, हमारे फील्ड मिनिस्टर का है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, स्पेशली हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। दे ऑल आर engaging their counterparts at their own level, which is a very positive thing. अब जो बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल है, that has to be very effective, because ऐसी सिचुएशन में जब सीज फायर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है तो ये सारे चैनल्स को काम करना चाहिए, एक पेज पे आके काम करना चाहिए। और देखिए ये सारी जो एफर्ट हो रही है ये ह्यूमैनिटी के लिए हो रही है, इसमें गेन्स किसके हैं, लॉसेस किसके हैं, हम सबको पता है। अब ईरान को भी थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि वो बड़ी रिजिलियंट नेशन है, उन्हें भी थोड़े अपने हॉर्सेस को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस का इज़हार करना चाहिए। अब देखिए उनका रिपोर्टेडली एक प्रोजेक्टाइल ने एक नेवल कार्गो शिप को हिट किया, जिसके बाद सिचुएशन वोलेटाइल हो गई, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगेन चोक होने का चांस बन गया। फिर इन रिटेलिएशन आप देखिए ईरानियन जो डिफरेंट इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर अमेरिकन अटैक्स आना शुरू हो गए। ये सीज फायर जिस स्पिरिट से जिसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है उसके अंदर दरार नहीं आनी चाहिए, उसको आगे चलना चाहिए। अब आप देखिए जो डीकन्फ्लिक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो कि ऑब्वियसली लेबनान के अंदर जो हमारे अगर आपको याद होगा मीडिया को हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी ही सेड कि डीकन्फ्लिक्शन जो मैकेनिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेबनान इस वक्त बहुत बहुत वोलाटाइल है, वहाँ पे जो वार लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे जो अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनेई साहब ने भी कहा है, जी इन्होंने भी कहा है कि हम जो है इजराइल के अगेंस्ट और अमेरिका अगेंस्ट वार क्राइम्स के लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। तो उसके जो टेंजिबल टर्म्स में अगर एविडेंसेस आप देखें तो लेबनान के अंदर 1/5 ऑलमोस्ट लेबनान हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द लैंड फोर्सेस ऑफ इजराइल। तो ये भी एक अनएथिकल है कि सीज फायर हो गया है तो आपको बैक टू योर ओन इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाना चाहिए। और जो आपके इरिटेंट्स हैं वो तो आपने 60 डेज के अंदर 3 टेक्निकल बोर्ड्स बन चुके हैं, उन्होंने तो A to Z उसके अंदर डेलिबरेटली डिस्कस करना है। और आपकी जो कंसर्न है हिजबुल्लाह के बारे में कंसर्न है, ईरानी प्रॉक्सीज के बारे में कंसर्न है, उनको एड्रेस किया जाएगा। बट इतना हेस्ट में आ जाना, आए दिन अटैक्स करना, हिजबुल्लाह को टारगेट करना रिपोर्टेडली या लेबनान के आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करना, तो ये एथिकली और वार के अगर आप सिनेरियो में देखें तो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर एज यू सेड के इजरायली तो मॉरल सपोर्ट या मॉरल ग्राउंड इनका तो कुछ है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी मॉरलिटी, ऑब्वियसली दैट इज ऑब्वियस। अब देखिए साथ साथ वो गजा के ऊपर भी वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं, जो नहत्ते फलस्तीनी उनको वो उनका मर्डर कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में एक स्पॉइलर है तो वो इजराइल है। और इजराइल को चाहिए कि जो रूल ऑफ एंगेजमेंट होते हैं ना, जो कि वार की एक एथिक्स होती हैं, ROE कहते हैं, रूल ऑफ एंगेजमेंट, उनको ऑब्जर्व करे, उनको देखे कि उसने कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्राइक करनी है। वो अंधाधुंध स्ट्राइक्स किए जा रहा है जिसके अंदर सिविलियन भी हैं, टेक्निकल वर्कर्स भी हैं, यूएन के लोग भी उसके अंदर सफ़र करते हैं, जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमन सर्विसेज कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंजर्ड को, जो वहाँ पे जो सिचुएशन है, हम तो मतलब जस्ट इमेजिन कि वार लाइक सिचुएशन है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जो लेबनान का 1/5 उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, वहाँ पे क्रिपल्ड है लाइफ, वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रोल ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है those have to be kept in mind। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इस तरह की कोई एथिक्स सिचुएशन या उनके पास मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि बाकी के जो ममालिक हैं, अब अगर हम देखें ईरान के हवाले से उन्होंने भी अब पेशकश की है खलीजी ममालिक को कि वो एक इत्तेहाद की पेशकश की है ताकि अपने ख़ित्ते में जो है उसको वो सिक्योर कर सकें अपने ख़ित्ते के ममालिक को। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये एक बड़ी अच्छी पेशकश है जो ईरान की तरफ से आई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आपने सही कहा है
कि सुप्रीम लीडर जो है ईरानियन मुज्तबा अली खामेनेई साहब ने ये रिसेंटली ऑफर किया है कि हम रीजनल सिक्योरिटी अलायंस के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर हम जा सकते हैं। और वो देखिए एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। उसका बैकग्राउंड ये है कि जो हमारे GCC गल्फ कोस्टल कंट्रीज हैं, इनको जो एक खदशा है, जो इनको परेशानी है, वो ईरान से है। वो अपनी सिक्योरिटी को थ्रेटन फील करते हैं कि जब ईरानियन बॉर्डर स्टेट ऑफ हॉर्मस और जो उनका कोस्टल बेल्ट है वहाँ से जो उनकी IRGC है वो उनके ऊपर अटैक्स करते हैं और वो कर सकते हैं। Therefore, their security is jeopardized and that is threatened. अब इस पूरे सिनेरियो में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है GCC का, और इसी वजह से उन्होंने अमेरिका के साथ अलायंस की हुई है और तमाम कंट्रीज ने ऑलमोस्ट अलायंसेस की हुई हैं। उनकी सिक्योरिटी का जो पैरामीटर्स हैं, जो उनके डिफेंस के मैकेनिज्म है, वो अमेरिका के साथ उनकी अलायंसेस हैं। अब ये बड़ी अच्छी और बड़ी सॉफ्ट ऑफर है जो कि सुप्रीम लीडर ने दी है कि आओ हम आपके साथ एक रीजनल सिक्योरिटी अलायंस कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको जो रिपोर्टेडली या अलेजिडली आपको ईरान से जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। हम आपके साथ इस मुआहदे में आ जाएंगे, इस एग्रीमेंट में आ जाएंगे कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो हम एक रीजनल सिक्योरिटी का एक हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसके अंदर तमाम कंट्रीज मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज और ईरान उसके अंदर होगा, और विच विल इंश्योर कि कोई किसी किस्म का अटैक्स या कोई किस्म का एग्रेशन या कोई सिचुएशन एस्केलेट नहीं होगी। अब इसके अंदर एक और बड़ा एडवांटेज है जो कि ऑब्वियसली अगर ये होता है तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा, आपको पता है कि यमन के अंदर एक प्रॉक्सी है हुथीज के शेप में जो ईरानियन सपोर्टेड है। तो हमारा जो मेजर इस पूरे खित्ते का जो सबसे बड़ा कंट्री है सऊदी अरब, उसको वो जो थ्रेट आए दिन है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी अगर ये रीजनल सिक्योरिटी अलायंस के ऊपर बात आगे बनती है और ये चलती है और मेच्योरिटी होती है। ऑब्वियसली एक और भी इसका एंगल है। एक एंगल तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा एंगल ये होता है कि जब भी बाहर एक सिचुएशन होती है जिस तरह कि ईरान और अमेरिका की चल रही है, तो उस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये 60 डेज के बाद एक फाइनल MOU को क्रिस्टलाइज करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें इस पार्टी के पास हो कि वो उनको लेटर ऑन कैश कर सके। अब ये ईरानियन की तरफ से इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आ जाना कि रीजनल सिक्योरिटी अलायंस हम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जब ये नेगोशिएशन होगी तो अमेरिका की अमेरिका की स्टेट्स किधर हैं? अमेरिका की स्टेट्स मिडिल ईस्ट में है। पेट्रो डॉलर वी ऑल नो, पेट्रो डॉलर ये है कि 1970 से लेके अब तक ओपेक कंट्रीज के ऊपर पाबंदी है अमेरिका की तरफ से कि वो ट्रांजैक्शन डॉलर में करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में एज आई सेड कि यूएस के बहुत स्टेक्स हैं। अब इन स्टेक्स की वजह से अब यूएस वो नेवर लाइक कि उसकी जो यहाँ पे जो एलाइज हैं वो पैक्ट कर लें, उनको सिक्योरिटी थ्रेट एलिमिनेट हो जाए और अमेरिका के साथ उनकी जो बार्गेनिंग है, जो अमेरिका के साथ उनकी एक CBM है वो खतरे में पड़ जाए। तो अब ये बड़ी स्मार्ट मूव चली है खामेनेई साहब ने कि वो ही इज ऑफरिंग कि देखिए किस प्ली की वजह से अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में, उसकी प्ली ईरान है कि ईरान से थ्रेट है उनको। ईरान खुद कह रहा है कि आओ मेरे साथ एग्रीमेंट करो, वी आर हैविंग नो वॉर इन फ्यूचर, और ये जो रीजनल सिक्योरिटी अलायंस है इसके अंदर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, हमारी जो जंग की सिचुएशन होगी वो नहीं होगी, एस्केलेशन नहीं होगी। तो जिसकी वजह से इसको IRGC ने भी सपोर्ट किया है। और ऑब्वियसली इसके अंदर इसकी वजह से अगर ये हो जाता है मतलब देखिए इसके 50-50 चांसेस हैं। ये एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है और ये रियलिटी भी हो सकती है और इसके पीछे गुड स्पिरिट भी हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें मिलके अगर ये हो जाता है तो देखिए इसके अंदर जो प्रॉक्सीज का एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जो ईरान को मेलाइन भी किया जाता है और ऑब्वियसली कुछ हद तक हकीकत भी है, तो वो प्रॉक्सीज भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और इस इलाके में जो इंटरनल सिक्योरिटी है डिफरेंट कंट्रीज की GCC की वो भी स्टेबलाइज होने के चांसेस हैं। और देखिए इस पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो सिवाय इस तबाही के कोई ऑब्वियस रिजल्ट्स, कोई डेवलपमेंट, कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही। इकोनॉमिकली अगर आप देखिए इकोनॉमिक हब्स डैमेज हो रही हैं। दुबई के अंदर एज वी नो कि इतनी बड़ी जो हमारी स्टॉक मार्केट थी वो
कोलैप्स हो गई है अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा आप देखें कि ऑलमोस्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर पिछले 13 ईयर्स में जो प्राइस हाइक है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि ही इज़ गोइंग टू गो इनटू मिड टर्म इलेक्शन इन नवंबर, और वो जब तक किसी विन विन सिचुएशन पे नहीं आता तो माइट इज़ वेल कि वो इस इलेक्शन में को अपनी से को एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा। ऑब्वियसली उसकी पार्टी के लोग भी इसकी वजह से परेशान हैं, और अमेरिकन सिटीजन इस वक्त जो अगर आप देखें तो वो जो उनकी एक सर्वे होता है, प्री इलेक्शन सर्वे होता है, तो उसमें भी 62% लोग इस वक्त इस वार के अगेंस्ट हैं। तो दे ऑल वांट, कुछ न्यूट्रल भी हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इस वार की फेवर में हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिकन थिंक टैंक्स कितना वाइज रोल अदा करते हैं। उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को डिराइव करना है, और उन्हें चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करें और अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक पीस लविंग नेशन के तौर पे सामने आए। जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करता है कि मैं 9 जंगें रुकवा चुका हूँ, ये 10वीं भी रुकवा रहा हूँ, तो अगर वो ये वाकई क्लेम करता है तो ही हैज़ टू प्रूव इट ऑन ग्राउंड एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ अगर इजराइल की बात करें तो उसका एक और दावा भी सामने आया कि जो जनूबी शाम के इलाके में उसने बहुत सारे अफराद को हलाक किया है। आप क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये जो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं। ऑब्वियसली इजराइल के पास जो एयर फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गर इन नंबर, इट इज स्ट्रॉन्गर इन प्रिसीजन, इट इज स्ट्रॉन्गर इन क्वांटिटी। वो जो उन्होंने सीरिया के ऊपर ये क्लेम किया है कि हमने वहाँ पे जो ईरानियन प्रॉक्सीज को हमने निशाना बनाया है, और जो हिजबुल्लाह के जो कुछ ऐसे हाइड आउट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो देखिए अभी एट द मोमेंट तो ये जो न्यूज़ आई है तो अभी ऑब्वियसली इसको corroborate करने के लिए एजेंसीज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। मैं भी तमाम ये न्यूज़ पेपर देख रहा था और डिफरेंट चैनल्स देख रहा था, तो इसकी corroboration आएगी तो हम इसके ऊपर एस्टैब्लिश कर सकेंगे कि इजराइल ने किस हद तक और किन किन लोगों को टारगेट किया है, और जो वो क्लेम करता है हाइड आउट्स के ऊपर अटैक किया, तो इट वुड बी एस्टैब्लिश्ड। बट देखिए मोरालिटी ये है कि आपकी इस टाइम जो वार डिक्लेरेशन है वो लेबनान के अगेंस्ट चल रही है। अब आप सीरिया में जा रहे हैं या गोलान हाइट्स में जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं, तो ये टोटल वायोलेशन है। और क्या दुनिया, क्या यूएन, क्या वो नहीं देख रहा है इजराइल को कि शुतरे बेमुहार की तरह? लेकिन इसके पीछे, सॉरी टू इंटरप्ट, इसके पीछे इजराइल की स्ट्रेटजी आखिर क्या है? क्यों वो ऐसे कर रहा है? क्या समझते हैं आप? ये आपने बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जो इजराइल है इस टाइम आइसोलेट हो रहा है, इररेलेवेंट हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप आज बेशक सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा प्रोग्राम के बाद कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो उन्होंने ये बावर कर लिया है कि हम जो अमेरिकन नेशन जो जंग लड़ रही है, जो ब्लड दे रही है, जो ब्लीड हो रही है नेशन, और इतने सारे सोल्जर्स की लाइफ गई है, वो इजराइल की वजह से गई है। रीजन क्या है कि इस जंग को स्टार्ट किया ही इजराइल ने है। इजराइल हेजेमोनिक डिजाइन्स की वजह से अपने इस मिडल ईस्ट के अंदर अपनी पावर का डिस्प्ले करना चाह रहा था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो यूनाइटेड नेशन और जो पॉपुलस है दे हैव रियलाइज कि ये हमारी वार नहीं है, ये प्राइमरीली वार है इजराइल की। ऑब्वियसली अब एट द मोमेंट जो इजराइल के साथ सिंपथीज होती थी, जो सेनेटर्स होते थे, उनकी एक साइजेबल नंबर रिड्यूस हुआ है और लोग दूसरी तरफ आना शुरू हो गए। लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया है, स्पेशली गजा के अंदर जितनी बर्बरियत की इजराइल ने, यूरोपियन कंट्री की 90% पॉपुलेशन उससे अबाउ लोग उसके अगेंस्ट हो गए। एक और बात बताता चलूं कि यूएस के अंदर जो हार्डलाइनर ज्यूज हैं वो इजरायली पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेतन्याहू को मर्डरर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए ये पैराडाइम शिफ्ट है। अब इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर इजराइल का मेरी दुआ भी है और मेरे टेंजिबल टर्म्स भी यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इजराइल ने आइसोलेट होना है। और इजराइल का ये आपके सामने है जो डिजाइन था
कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स इजराइल जो है ये मिडल ईस्ट का एक यहाँ का एक हेजेमोनिक कंट्री होगा और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ईरान का जो रिजीम है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ईरानियन फैसिलिटीज ट्रिपल डाउन हो जाएगी और ईरानियन जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, जिसके लिए अब जो इंडिकेटर्स जो हमारे सामने हैं वो यही है कि इजराइल की जो वार स्टेमिना था वो बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है और इसके ऊपर सेंटकॉम है और इसके अलावा भी उसका जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ईरानियन मिसाइल्स ने, ईरानियन ड्रोन्स ने उसको एक्सपोज किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें भी एक परेशानी लाहिक है। और यकीनी बात है जो आपने इंडिकेट किया कि वो इस वक्त उनकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है और वो भी नेतन्याहू इस दलदल में फंसा हुआ है कि वो अमेरिकन भी सपोर्ट जो उसकी गारंटीड सपोर्ट हुआ करती थी वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फील हुआ है कि वो उन्होंने उसको होल हार्टेडली उसको डिफेंड नहीं कर रहे। और सेम इज द केस आप देखें कि उनकी जो वार मशीनरी है, वार स्टेमिना है, वो भी बुरी तरह अफेक्ट और होगा। और जिस तरीके से उनकी स्ट्राइक्स चल रही हैं लेबनान के अंदर, ईरान के ऊपर, तो ये सारे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी वजह से वो उन्हें भी डी कन्फ्लिक्शन की तरफ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो यकीनी बात है कि उनके लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, कि लास्ट 2 मिनट्स हैं और मैं चाहूँगी कि इसमें अगर आप कोई छोटा सा इस हवाले से अगर कोई आप अपना एनालिसिस शो करना चाहते हैं कि ईरान से जैसे सस्ता तेल और ऑयल और गैस जो है वो लेने पर गौर कर रहे हैं हमारे वफाकी जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये आपको सही लग रहा है, ये सही इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया? बिल्कुल, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो भी आपने बिल्कुल नरेट की। और देखें, मैं तो पहले भी कहता रहता हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पे कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान से हमारी जितनी भी ट्रेड होगी वो लॉजिस्टिक के हिसाब से वो कॉस्ट प्रोडक्टिव है, वो हमारी उस लिहाज से हमें फ़ायदा है। अगर हम देखें ईरान से मतलब इलीगली ऑयल भी स्मगल होता रहा है पिछले कुछ अरसे में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं। लेकिन जब ये लीगल तरीके से ट्रेड होगा, और देखिए आपको हमारी आपको पता है कि गैस पाइपलाइन ऑलमोस्ट ईरान ने तो तैयार कर दी हुई है, हमारे पास उसकी कुछ परसेंटेज है जो अभी तैयार होनी है। तो अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है, हमारे ईरान के साथ ट्रेड डेवलप हो जाता है, हम क्रूड ऑयल जिस तरह अमेरिकन ने सैंक्शन हटा दी गई हैं और हमारे लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हमें एक लो कास्ट पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा और उसकी लॉजिस्टिक बहुत कम होगी और हमारे एक फ्रेंडली कंट्री से जब ये एस्टेब्लिश होगा तो बहुत सारी और चीज़ें डिप्लोमेटिक, आप देखें कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने जो लास्ट ये दौरा किया है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई, बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर आने शुरू हो गए। और ये भी उसी की एक कड़ी है कि हम इंशाल्लाह ताला जब हमारा ये ट्रेड उनके साथ एस्टेब्लिश होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये गैस पाइपलाइन वाला भी इशू और हमारा जो आजकल ये हमारा LPG का CNG के इशूज़ हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे और हमारे जो प्राइस हाइक है पेट्रोल की प्राइसेस में ये भी कंसिडरेबल नीचे आ सकता है अगर हम इस प्रॉपर तरीके से इसको एड्रेस करें। और हमारी फिनांस मिनिस्ट्री डेफिनेटली उसको देखेगी और इस ट्रेड के अंदर हमारे लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से आपने एनालिसिस किया। और नाजरीन, ये एक वाकई में अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वही बात है कि हमें भी थोड़ी सी लेवी कम करनी होगी। हम कहीं से भी पेट्रोल लेंगे, अगर उस पर लेवी बरकरार रहेगी और आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी करें, मैं हुकूमती इदारों को, हुकूमत में बैठे हुए लीडर्स को, तमाम लोगों को जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे यही कहूँगी कि जो भी करें पाकिस्तान के लिए करें। सबसे पहली सोच आपकी यही होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।